हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मिलने वाले एक बहुत ही यंग डायनामिक रियल्टर से, जो ना कि सिर्फ एक रियल्टर है, एक इन्फ्लुएंसर भी है, रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर। बहुत ही कम समय में इन्होंने अपना नाम इन्फ्लुएंसिंग की दुनिया में इतना जमा लिया है कि इनकी काफ़ी सब्सटैंशियल फ़ैन फॉलोइंग है। ये रियल एस्टेट पे बहुत सारे अपने पर्सपेक्टिव्स, आइडियाज़ और व्यूज़ देते हैं जो बायर्स और सेलर्स को बहुत काम आते हैं। आइए जानते हैं सागर की जर्नी कैसी है। वेलकम सागर टू आवर शो। थैंक यू सो मच। तो सागर, हमें ये बताइए कि आपका ये रियल एस्टेट का करियर कैसे चालू हुआ, आपका बैकग्राउंड क्या है, व्हाट मेड यू गेट इनटू रियल एस्टेट? मुझे बनना था पायलट स्टार्टिंग में, जब मैं 10th कर रहा था, लेकिन फिर पायलट्स लोग स्ट्राइक पे चले गए थे। तो मुझे पेरेंट्स ने बोला कि ये करोगे आप, आपको भी स्ट्राइक पे जाना है। तो मैं बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर उसके बाद मेरे बिल्डिंग में एक बंदा था, वो सीए था, 2 लाख रुपया महीना कमा रहा था। तो पिताजी मेरे को बोले 2 लाख रुपया महीना। तो मैंने बोला ठीक है। फिर उन्होंने डिसाइड कर लिया मेरा बेटा अभी सीए बनेगा। मैंने बोला ठीक है, तो पापा बोलेंगे वो मैं करूँगा। तो मैंने भी सीए का प्लान कर लिया और फिर मैं सीए की पढ़ाई करने लग गया। एंड मैं स्टेट लेवल प्लेयर हुआ करता था बेसबॉल, साइकिलिंग और एथलेटिक्स में। ओह वाओ। या सो मेरा दिन का जो रूटीन है वो स्टार्ट होता था सुबह 3 बजे। मेरी 3:30-4 बजे की प्रैक्टिस हुआ करती थी, जिसके लिए मैं जाया करता था। फिर 6 बजे रैप अप करके मैं 7 बजे के मेरे सीए क्लासेस के लिए जाया करता था। फिर 12 से लेके 6 बजे तक वापस आई वाज टू बी इन कॉलेज। एंड उसके बाद मैं करता था नेटवर्क मार्केटिंग। मैं एक नेटवर्क मार्केटर था, जिसमें मेरी ऑल ओवर इंडिया कुछ 2000 लोगों की टीम थी, जिसमें मैं मोटिवेशनल सेमिनार्स देता था और उनको बोलता था कि आप 2 लोगों को ज्वाइन करवा दो, फिर उन 2 को बोलता था और 2 को ज्वाइन करवा दो। ऐसे करके ऐसे चेन बढ़ाता था, चेन मार्केटिंग अगर आपने सुना होगा तो, जिससे मुझे बहुत अच्छा खासा एक्सपोजर मिला। सो सीए करने के बाद मुझे पता चल गया कि मैं सीए के लिए नहीं बना हूँ, ना ही सीए मेरे लिए बना है। तो उसके बाद मैंने बहुत यंग एज से, आई थिंक 16 ईयर्स की एज से घर से पैसा मांगना बंद कर दिया था। और मैं ऑलरेडी इंडिपेंडेंट था। आई स्टार्टेड वर्किंग सिंस द एज ऑफ 14, क्योंकि मेरे अंदर एक वो ड्रीम था कि मुझे बहुत बड़ा बनना है, मुझे कामयाब बनना है। दुनिया में जो सारी चीज़ें हैं, चाहे वो लैम्बोर्गिनी हो, फरारी हो, या कोई भी विला या बंगलो या कोई भी चीज़ हो जो अमीर लोग ओन करते हैं, आई डिजर्व टू ओन दैट एज वेल। सो लेकिन मैं एक गरीब फैमिली में पैदा हुआ था। लेकिन एक कहावत है कि अगर आप गरीब पैदा हुए हो तो उसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मरते हो तो उसमें सबसे बड़ी गलती आपकी है। भगवान ने आपको पैदा किया, आपको 2 हाथ, 2 पाँव, 2 आँख सब दिए, तो आपके हाथ में है कि उसको कैसे बड़ा बना जाए। सचिन तेंदुलकर है, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो गरीब पैदा हुए, लेकिन वो लोग गरीब मरेंगे नहीं। तो मैंने भी ये डिसाइड कर लिया था। तो उसके बाद मैंने कॉल सेंटर्स में जॉब करना स्टार्ट किया। आई वॉज नेवर सेटिस्फाइड विद व्हाट आई वॉज डूइंग। अगर मैं पास्ट में जाता हूँ तो मैं 8 साल की एज से जो समर वेकेशंस होती थी ना, उसमें मैं जॉब किया करता था, मतलब इंटर्नशिप किया करता था 8 साल की एज से। तो मैं स्टार्टिंग में मैंने थ्रेड्स बेचना स्टार्ट किया था। उसके बाद मैंने कॉस्मेटिक्स बेचना स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने मोबाइल फोन्स बेचना स्टार्ट किया। मैंने लैमिनेट्स, प्लाईवुड, लैपटॉप, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो मैंने बेची, और ऐसी भी चीज़ें बेची जो मैं बता नहीं सकता लीगल थी लेकिन ठीक है। तो मैंने ये सब जॉब्स किए। तो फिर मेरे पापा ने बोला कि बेटा, एक मेरे दोस्त है वो रियल एस्टेट कंसल्टेंट है, तो इनके उधर हायरिंग चल रही है, जाके वो इंटरव्यू देखे। तो मैं गया इंटरव्यू देने के लिए। तो इंटरव्यू देने के बाद तो फिर रात को मैंने मेरे पापा से पूछा कि क्या हुआ। पापा बहुत गुस्से में थे और एकदम खुन्नस से देख रहे थे। मैं बोला क्या हो रहा है, ऐसा ऐसा। मुझे लगा गुड न्यूज़ सुनने में लगा, क्योंकि मैं एक इंटरव्यू में फेल नहीं हुआ कभी, हमेशा मैं सिलेक्ट हो जाता था हर जगह पे। तो मेरे पिताजी ने मुझे बोला कि उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। एंड वो होता है ना अंदर की, कोई लोग रिजेक्शन झेल नहीं पाते। तो मैं भी झेल नहीं पाया, लेकिन मैंने वो रिजेक्शन के कारण कुछ गलत कदम नहीं उठाया। लेकिन वो रिजेक्शन में उन्होंने बोला कि आपके बेटे को बोलना नहीं आता, ना ही कपड़े ड्रेसअप करना आता। बोला यार ये क्या बात है, मतलब आई वाज अ मोटिवेशनल स्पीकर। लोग मुझसे ऑटोग्राफ लेते थे मेरी स्पीच के ऊपर, और मुझे बोलना नहीं आता। और ड्रेसिंग, मैं 14 साल का था तब से मैं सूट पहन के घूमता था। वाह। तो इन्होंने बोला कि मुझे ड्रेसिंग नहीं आता, तो मुझे वो बात हजम नहीं हुई। लेकिन मुझे उस बात का गुस्सा आ गया कि मेरी डैड के सामने मेरी इज्जत कैसे गिरा दी। तो कुछ भी करने का, लेकिन सागर विसावाया की ईगो को हर्ट नहीं करने का। तो
मेरा ईगो हर्ट हो गया। उसके बाद मैंने खुद से इसके बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया, खुद से इसके बारे में नॉलेज लिया, एंड कुछ महीनों में मैंने उसकी ऑफिस के बगल में मेरी ऑफिस डाल दी। Oh wow, that's commendable. Yes. Wow. सो जो चाटे की आवाज़ नहीं आती है वो ज़्यादा जोर से लगता है। बहुत जोर से लगता है। Yes. And you did it. यस, तो उसके बाद मैंने ऐसे करके मेरी रियल एस्टेट की जर्नी Journey स्टार्ट start की. Okay, that's nice. Very inspiring. कोइंसिडेंटली। Very inspiring and motivated for the young people who are listening to our podcast. Now let me ask, क्योंकि आप रियल एस्टेट तो रियल्टर तो है ही हैं, पर उसके साथ साथ आप एक रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर भी हैं, और काफ़ी जाने माने इन्फ्लुएंसर है, आपकी काफ़ी सब्सटैंशियल फैन फॉलोइंग है, तो वो आपको ख्याल कैसे आया कि मैं इन्फ्लुएंसिंग स्टार्ट करूँ? Yes. So when I was into motivational speaking, मैं already 2,000 लोगों के सामने seminars लेता था, तो I already had that public speaking skills in me. लेकिन उसके बाद मुझे एक्टर भी बनना था, ये मैंने मिस आउट कर दिया। मुझे एक्टर भी बनना था, तो मैं चाहता था कि मैं लाइक शाहरुख खान बनूं, तो जैसे हर एक इंसान चाहता है। करेक्ट। तो मैं भी यही चाहता था, लेकिन एक्टिंग में जब मैंने देखा कि बहुत स्ट्रगल है, और जब आपका कोई अगर पेरेंट कोई बड़ा एक्टर ना हो तो आप बड़ा नहीं बन सकते हैं, तो फिर मैंने स्ट्रगल करके वो मैंने छोड़ दिया। एंड आई वाज लाइक हैप्पी विद बीइंग अ बिजनेसमैन लाइफ, क्योंकि जितने भी प्रोड्यूसर्स है वो तो सब बिजनेसमैन ही है ना। तो मुझे बिजनेसमैन बनना था, क्योंकि जो भी अगर आप Forbes.com खोल के देखोगे तो सारे बिजनेसमैन ही हैं। तो मुझे अपना नाम उसमें डालना था, तो मुझे भी बिजनेसमैन बनना है। सक्सेस मीन्स व्हेन यू डोंट हैव टू इंट्रोड्यूस योर नेम। Oh wow. Yes. And you don't have to introduce your name, sir. हाँ, आज ऐसा है। Yes. तो ऐसा क्या किया जाए जिसमें मुझे मेरा नाम इंट्रोड्यूस करने की जरूरत ना पड़े। तो मैंने दैट्स व्हाई आई चूज इन्फ्लुएंसिंग, कि इसमें हम पॉपुलर हो सकते हैं, इसमें फेमस हो सकते हैं। और 99% लोग ये सोचते हैं कि नहीं हुआ तो, लेकिन मैं वो इंसान हूँ जो 1% सोचता है हो गया तो। एंड आई केप्ट डूइंग इट, एंड जो वीडियोस मैंने सोचा था वायरल होंगे वो वायरल नहीं हुए, और जो मैंने सोचा था कि ये मैंने ऐसे ही गुस्से में बना दिए वीडियोस, वो वायरल हो गए। Very good. एंड वो वायरल होने के बाद इट वाज वेरी गुड। आज अगर मैं चाहता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में अगर 680 या कुछ 700 बिलियन लोग हैं, तो इतने लोग अगर 700-800 करोड़ लोग मेरी आवाज़ सुने, तो सोशल मीडिया इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। सो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड डूइंग इन्फ्लुएंसिंग। Wow. So when did you start doing it? मैंने स्टार्ट किया 2023 में, 2023 में जनवरी में मैंने स्टार्ट किया इन्फ्लुएंसिंग करना। और ऑब्वियसली जब मैंने स्टार्ट किया तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स थे ऑलरेडी, बड़े बड़े दिग्गज थे जिनको मैंने देखा। सो इन्फ्लुएंसिंग करने का और एक मोटिवेशन मुझे मिला विद फ्रॉम नन अदर देन मिस्टर रफीक मर्चेंट। आपने सुनी होगी उनकी रील्स, जोरदार। तो एक इवेंट था जिसमें मुझे इनॉग्रेशन के लिए बुलाया गया था, तो वहाँ पे मुझे फेलिसिटेट किया गया और मुझे माइक दिया गया था। तो मैं थोड़ा बहुत मैंने शेर व शायरी बोल दी और थोड़ा बहुत मोटिवेशनल बातें बोल दी। तो मुझे अंदर से एक बंदा आया और बुलाया कि आपको रफीक मर्चेंट सर बुला रहे। आई वॉज लाइक, ये तो इतने बड़े सेलिब्रिटी है, उनको मेरे से क्या काम है, मैं तो एक आम आदमी हूँ। सो मैं गया मिलने के लिए, तो उन्होंने बोला आपका नाम क्या बेटा? बोला सागर। बोला क्या बोलता है यार तू अगर बोलना स्टार्ट कर दे, जोरदार है यार तू, एकदम अफलातून आदमी है तू, बोलना रील्स क्यों नहीं बनाता तू? तो मुझे ऐसा बोला। तो बोला ठीक है सर बनाता हूँ। तो मुझे लगा कि जो इंसान मुझे जानता नहीं है, अगर वो मुझ पे इतना भरोसा कर सकता है, तो मैं तो अपने आप को इतने सालों से जानता हूँ, मुझे अपने आप पे भरोसा नहीं होना चाहिए। तो उस भरोसे से मैंने स्टार्ट किया, एंड ही सपोर्टेड मी अ लॉट, जिसके वजह से आज you are at the top. Yes. Yes, and you should always have a guru. Without guru you cannot Mentor, guru. yes, mentor and guru. Correct. उसके बिना आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो। Success. आपके गुरु द्रोण कौन है? Yes, रफीक रफीक मर्चेंट जी। Oh wow, रफीक जी। जबरदस्त। That's so nice. Yeah. So अगर I hope वो हमारा podcast देख रहे हो तो thanks to him. Definitely मैं उनको लिंक भेजूंगा। Yes, yes, please भेजिएगा। तो अगला सवाल मेरा ये है सागर कि आप ये इन्फ्लुएंसिंग भी करते हैं, रियल एस्टेट भी करते हैं, तो हाउ डू यू मैनेज एंड व्हाट टीम साइज यू हैव एंड हाउज योर डे लुक लाइक, यू नो? राइट। देखो पहली बात तो एक चीज है, कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। गलत। ये 19वीं सदी की कहावत थी,
कुछ पाने के लिए कुछ मैनेज करना पड़ता है। मैनेज करना पड़ता है, करेक्ट। दुनिया में एक अमीर और एक गरीब, एक सक्सेसफुल और एक अनसक्सेसफुल इंसान के पास, सबके पास सिर्फ एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है? 24 घंटे। यस, 24 घंटे, सबके पास सेम 24 घंटे हैं। आप वो 24 घंटे का इस्तेमाल कैसे करते हो, वो आपका सक्सेस और फेलियर डिसाइड करता है। एक कहावत है, अगर वक्त बर्बाद करोगे तो वक्त आपको बर्बाद कर देगा। सो वैल्यू और टाइम। हालांकि मुझे अभी तक नहीं लगता कि मैं अपने आप को इतना अच्छे से टाइम मैनेजमेंट कर पाता हूँ, पर आप काफी कुछ कर रहे हैं, देख रहे हैं। I have like multiple businesses, Yes. so it's very difficult for me as well. लेकिन मैं अभी भी सीख रहा हूँ, मैं पहले भी सीखता था, अभी भी सीख रहा हूँ और आगे भी सीखता रहूँगा, क्योंकि until and unless उस Forbes.com में अपना नाम आ जाए, तब तक मुझे नहीं लगता कि मुझे आता है मैनेजमेंट। अगर मुझे मैनेजमेंट आता होता तो मैं शायद से उस लिस्ट में होता, और अगर मैं वो लिस्ट में नहीं हूँ तो मुझे मैनेजमेंट नहीं आता। तो मुझे मैनेजमेंट सीखना है, और अगर आपको कोई चीज़ में आगे बढ़ना है तो उसमें आपको टाइम डालना पड़ेगा, आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तभी जाके आप उसमें आगे बढ़ पाओगे। तो दिस इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़ कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं करना तो चाहता हूँ, मैं कर भी सकता हूँ लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। अरे मैं भी बड़ा तरह जैसा इन्फ्लुएंसर बन जाता, लेकिन मेरे पास ये था वो था। तो सक्सेस एंड एक्सक्यूजेस डू नॉट कम टुगेदर, तो यू हैव टू लर्न मैनेजमेंट। एंड I have a team of around 50 people all over India and couple of people in Dubai as well. नेक्स्ट सवाल मेरा ये है कि आप कुछ सलाह देना चाहते हैं कि आजकल जो फ्लैट खरीदना चाहते हैं, इतनी कंस्ट्रक्शन हो रही है मुंबई में, एंड आप दुबई में भी फ्लैट सेल करते हैं, Yes. तो आपको क्या चैलेंजेस आते हैं, या फिर आपको क्या बायर्स को बोलना है या बिल्डर्स को, ऐसा कुछ है जो आप की पॉइंट्स देना चाहते हैं, इनसाइट्स फ्रॉम योर Yes. एक्सपीरियंस? Yes. देखिए, पहली बात तो आप आज कोई भी केस लड़ोगे या आप एक डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हो, कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट, तो आप बिना लॉयर के करोगे क्या? नहीं करोगे। आप अगर आपका आईटी रिटर्न्स फाइल कर रहे हो, आप बिना सीए के करोगे? नहीं। तो क्या अगर आप रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो क्या बिना प्रॉपर्टी कंसल्टेंट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। Yes. So that is rule number 1, वो आपको ध्यान रखना है। सेकेंड इज दैट उसमें भी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट का आप चेक करो कि कौन किस लेवल पे है, वेदर उनके पास लाइसेंस है कि नहीं, उनके पास वो प्रॉपर्टी की नॉलेज है कि नहीं। उसके बाद, क्योंकि बहुत सारे रियल एस्टेट को वालों को भी मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग अपने ब्रोकरेज के लिए किसी कस्टमर का पैसा इन्वेस्ट ना कराइए ऐसे प्रोजेक्ट में जहाँ पे वो अटक जाए। मैं मेरे क्लाइंट्स का पैसा उस तरीके से लगवाता हूँ जैसा मैं मेरा खुद का पैसा इन्वेस्ट करता। एग्जैक्टली। तो इसके लिए वो मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनको मेरे पे इतना भरोसा है Trust. कि अगर सागर जो बोल रहा है ना वो सही बोल रहा होगा, क्योंकि मैंने उनको रिटर्न्स कमा के दिए। मैंने ऐसे ऐसे क्लाइंट्स को 2-2, 3-3 साल में पैसे डबल करके दिए। रियल एस्टेट में कौन बोलता है पैसे डबल नहीं होते? हमारे पास आओ, हम डबल करके दिखाते हैं। लेकिन स्टार मार्क कंडीशंस अप्लाई नहीं तो मेरा वीडियो सर्कुलेट होता है ना, बोलेंगे सागर ने लाइव पॉडकास्ट में हिंदू है ना, 2-3 साल में पैसा डबल। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास, ऐसी डील्स होती है। सो हम बेचते हैं होलसेल में रियल एस्टेट। ओके। तो अगर बल्क डील्स होती है जिसमें वी गेट सम गुड डिस्काउंट्स फॉर द क्लाइंट्स। और चैलेंजेस जो है, मेरे क्लाइंट्स को हमेशा बहुत चैलेंजेस आते हैं अगर वो लोग प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नहीं रखते तो। जैसे कि अगर रेंटल क्लाइंट है तो दिखाते कुछ और है, मिलता कुछ और है, और फ्लैट में जाते हैं तो होता कुछ और है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि जो भाड़ुतरी लोग होते हैं उनको नहाने के लिए बाथरूम में जाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ऊपर से पानी गिर रहा होता है। तो इसके लिए प्रॉपर्टी कंसल्टेंट को रखें। और सेकेंडली, अगर आप बहुत टाइम ऐसा होता है कि डिपॉजिट अटक जाता है हम लोगों का। अभी लास्ट में आपने प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नहीं रखा है, आप किसी को जानते नहीं हो, ज्वेलर को जानता है, तो आपका डिपॉजिट रिस्क पे है। अगर उसने 2-3 लाख रुपया आपका डिपॉजिट नहीं दिया तो क्या करोगे आप? कोर्ट के चक्कर काटोगे, 2-3 लाख रुपए उसमें ही चले जाएंगे आपके। और आप जहाँ पे रहते हो, सपोज दिल्ली में रहते हो, आपने मुंबई में फ्लैट लिया, तो आप बार बार कितने बार आओगे जाओगे? तो इसके लिए प्रॉपर्टी कंसल्टेंट रखना जरूरी है। सेकेंडली, अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करते हो तो जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आपको जो डील दिला सकता है वो डायरेक्ट डेवलपर आपको नहीं देगा। क्यों? इस बारे में सागर थोड़ा आप डिटेल में बताइए, क्योंकि बहुत लोग को लगता है कि अगर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है तो उनका ब्रोकरेज बच जाएगा,
या फिर बिल्डर के साइड से ब्रोकरेज बच जाएगा, सो दे ट्राई टू कट दैट ब्रोकर Right. और प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एंड गो फॉर डायरेक्ट डील्स। तो इसके बारे में थोड़ा Yes. और अगर डिटेल्स बताइए। आपके लिए 1 लाख जरूरी है, 10 लाख जरूरी है, क्या जरूरी है? ऑब्वियसली 10 लाख। 10 लाख। तो अगर मैं ब्रोकर हूँ, आप मुझे 1 लाख रुपए का ब्रोकरेज दे रहे हो 1 करोड़ के फ्लैट पे, और अगर मैं आपका 10 लाख रुपए बचा के दे रहा हूँ यानी कि 10%, तो आपको नहीं लगता कि आपको वो 1 लाख रुपया देकर वो आपका 10 लाख कम करवाना चाहिए? बिल्कुल करवाना चाहिए। तो मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि मेरे क्लाइंट फ्लैट ले लेते हैं और मुझे बोलते हैं, अरे सागर मैंने तो फ्लैट ले लिया विदाउट ब्रोकरेज, वो भी। बोला सर कितने में लिया? ना सागर मैंने लिया 290 में, 2 करोड़ 90 लाख। मैंने बोला सर हो गया कल्याण। बोला क्या हुआ? बोला सर वही फ्लैट मैं आपको 2 करोड़ 60 लाख में दिला देता था। यस। कितना दिया उसने ज्यादा? 30 लाख रुपए ज्यादा दिया। क्या बचाने के लिए? 3 लाख बचाने के लिए। 3 लाख बचाने के लिए उसको चूना लगा 30 लाख रुपए का। लेकिन अगर वो मुझे रख लेता तो वो भी बच जाता, प्लस उसका जो हैसल हो गया ना उसमें। यस। हम सिर्फ पैसा प्रॉपर्टी दिखाने का नहीं लेते, आपका टाइम, आपका एफर्ट्स, आपका स्ट्रेस, आपका मेहनत, सब कुछ बचाने का पैसा लेते हैं। और वो कहते हैं ना, जैसे LIC पॉलिसी है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, तो ऐसे हम लोग का रियल एस्टेट का एक है, डील के साथ भी और डील के बाद भी। प्रॉपर्टी मैनेज करनी या फिर अगर उनको रेंट पे देनी है वगैरह, उसके बाद भी अगर उनको दे वांट, यू कैन टेक केयर ऑफ दैट आल्सो। यस, हम लोग प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज। यस, वी गिव प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज एज वेल। इनफैक्ट आप विश्वास नहीं मानोगे कितनी सारी पावर ऑफ अटर्नीज है जो हमारे मेरे नाम पे, मतलब मुझे बोलना नहीं चाहिए था, बट ठीक है, बहुत सारी पावर ऑफ अटर्नीज मेरे नाम पे है। तो उसमें मेरे पास साइनिंग अथॉरिटी है अग्रीमेंट पे साइन करने की। तो मेरे जो इन्वेस्टर्स है, जो दुबई के हैं, जो लंदन के हैं, जो USA के हैं, इनफैक्ट ऐसे भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो गुजरात, दिल्ली, बैंगलोर, साउथ इंडिया, अलग अलग लोकेशंस के हैं। उन लोग ने 5-5 साल से 6-6 साल से फ्लैट देखा तक नहीं है, क्योंकि उनका क्लीनिंग, इंटीरियर सर्विसेज, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिक, कॉन्ट्रैक्टिंग सब मैं ही करता हूँ, यानी कि मेरी टीम करती है। तो जैसे कि हम इस लेवल की सर्विसेज देते हैं और हर महीने उनके अकाउंट में रेंट पहुंच जाता है, तो इतना स्मूथ सर्विस देते हैं। स्विफ्ट एंड स्मूथ हो जाता है, दे डोंट हैव टू डू दोस हैसल्स। प्लस जो टाइम डिफरेंस है, इफ देयर समबडी इज इन अमेरिका और अगर आपके उनके टेनेंट को कुछ प्रॉब्लम्स हुई तो दैट आल्सो इज मैनेजेबल, दे कैन कनेक्ट विद। यस, दे कैन कनेक्ट मी एनी टाइम, एंड इमरजेंसी सर्विसेज 24/7 सर्विसेज देते हैं। दैट्स वेरी नाइस सागर। सो सागर, ये बताइए कि आप ये करंट मार्केट ट्रेंड से अपडेटेड कैसे रहते हैं, रियल एस्टेट के मार्केट से? व्हाट डू यू डू फॉर दैट? यस, तो पहली बात तो हम ही ट्रेंड सेट करते हैं एंड उसके अलावा अगर आप रियल एस्टेट के न्यूज़पेपर्स होते हैं, रियल एस्टेट के आर्टिकल्स होते हैं, मैगजीन्स होती है, वेबसाइट्स होती है, रियल एस्टेट के पेजेस होते हैं इंस्टाग्राम पे, सागर वेसावाड़िया उसमें से एक है, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं रियल एस्टेट के ट्रेंड्स के लिए अपडेट रहने के लिए। ओके। So yeah, these are the strategies which you can use to update your trends and everything. And apart from that, we should keep meeting people. अगर आप influential लोगों से मिलोगे, रियल एस्टेट में जो दिग्गज है, जो बड़े हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली वो नॉलेज, वो ट्रेंड, वो सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है मार्केट में। आई फील जैसे स्टॉक मार्केट्स है, उसमें वो चार्ट और पैटर्न आती है बाद में, सॉरी पैटर्न पहले आती है, न्यूज़ बाद में आती है। न्यूज़ बाद में आती है। तो उसी तरीके से रियल एस्टेट में भी सेम है, न्यूज़ बाद में आती है। असली में क्या हो रहा है वो पहले, वो ये बड़े लोग ही बताते हैं राइट, कि किसने कितना लैंड पार्सल एक्वायर किया, क्या किया, सब वो पहले दिख जाता है। और जब आपके पास पहले से ही न्यूज़ आ जाती है बिकॉज आपका ऑलरेडी सब मोस्टली ऑल डेवलपर्स के साथ टाई अप। इनफैक्ट हाँ, मतलब ऐसा हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि मुझे न्यूज़पेपर में आने से पहले पता चल जाता है कि किसका क्या हुआ है। सब चीज़ें तो नहीं पता चलती, जैसे कि अभी शाहिद कपूर ने अगर ले लिया है तो वो मुझे पता चल जाएगा, विराट कोहली का ले लिया है पता चल जाए, उसके बाद मुझे कोई लेना देना भी नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली इन द एंड ऑफ द डे कि कितना पैसा बन रहा है वो ज़रूरी है। राइट। लेकिन थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि कौन सा इंसान कौन सा बिल्डिंग में रहता है, क्योंकि क्या रहता है अगर आपको नहीं पता कि कौन सा इंसान कौन सा बिल्डिंग में रहता है तो आपको दिक्कत हो जाती है। अभी इमेजिन करो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं वो ऐसे फ़ोन करके बुलाते हैं, एक काम करो राजेश खन्ना के बंगलों के उधर आ जाओ। अरे अभी मुझे नहीं पता राजेश खन्ना के बंगलों किधर है, ये काम करो दिलीप कुमार का पुराना बंगलों के उधर आ जाओ। अभी वो बिल्डिंग टूट के बिल्डिंग बन चुका है अभी, और उसके पुराना बंगलों पे कहाँ बैठो मैं, और गूगल वाला बोलता है आई डोंट नो एलेक्सा को बोलो ये बोलो सॉरी वी डोंट हैव एनी आंसर। कैसे किया जाए, तो इसके लिए थोड़ा बहुत पता होना जरूरी होता है ताकि कोई आपको
दूसरा कंसल्टेंट बोले कि जितेंद्र के मंगलों के पास आ जाओ तो आप जा जा सकते हो. सकते हैं. Correct. So that is what your key is to keep yourself updated. Yes, you have to keep yourself updated. If you are not updated regarding the trends and everything, you're out of the business. So ये जो बोलते हैं कि ऑनलाइन रियल एस्टेट जो मैजिक ब्रिक्स है और काफ़ी सारी साइट्स है. सो जब आए थे नए Social media portal, you can say portals. Property portals. प्रॉपर्टी पोर्टल, तो तब सब लोगों ने बोला था अरे अभी तो ब्रोकर्स लोग का धंधा गया, अभी ब्रोकर्स लोग क्या काम करेंगे. तो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ. ये लिख के रखना कि रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया कितनी भी आगे बढ़ जाए, वो लेबर को रिप्लेस करने की, वो ड्राइवर्स को रिप्लेस करने की, वो मशीनरीज को रिप्लेस करने की, लेकिन हमारे पास जो चीज़ है वो कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगी. वो है सॉफ्ट स्किल्स, जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स है, जो हमारी रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल्स है, जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स है, जो हमारी सोचने की शक्ति है, वो कभी नहीं रिप्लेस कर सकती. इसके लिए कोई भी कितना भी आ जाए, वी कैन नॉट बी रिप्लेस्ड. दैट इज ट्रू. पर मैंने सुना है कि मैजिक ब्रिक्स पे भी देयर आर मेनी ब्रोकर्स हु पोस्ट देयर लिस्ट देयर प्रॉपर्टीज एंड हाँ, तो उससे क्या अच्छा बना रहा है. सो इट इज ऑल इंटरकनेक्टेड. Yes, मतलब उससे- वो भी उससे तो- ब्रोकर्स के बिना नहीं चले. हाँ, उससे तो आप पैसा बना रहे हो. Right. उसमें कोई दिक्कत नहीं है. अल्टीमेटली आप अगर ब्रोकर्स लिस्टिंग नहीं डालेंगे तो वो कंपनी कैसे चलेगी. और अगर ब्रोकर्स लिस्टिंग डाल रहे हैं तो ये एक साइमल्टेनियसली चीज़ है. अभी जैसे कि ये अपना आईफोन है तो ये चलता है iOS से, तो iOS भी ज़रूरी है और आईफोन भी ज़रूरी है, दोनों ज़रूरी है. वैसे सेम है आपका जो स्मार्टफोन है दूसरा एंड्रॉयड फ़ोन, उसमें एंड्रॉयड रहता है. Correct. तो दैट इज जरूरी. तो उसी तरीके से ये है ब्रोकर्स. और ऐसा नहीं है कि ये पोर्टल्स अगर नहीं है तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा. सिर्फ पोर्टल्स थोड़ी ना लीड्स देते हैं. ऑफलाइन मार्केटिंग, सोशल मीडिया हो गया, रेफरल्स हो गया, हर जगह से आपको लीड्स आते हैं. सो वो ओल्ड मेथड अभी भी है कि ब्रोकर्स को कोई हटा नहीं पाएगा. आप हाँ, कोई नहीं हटा पाएगा ना, कोई नहीं हटा पाएगा. आप मुझे एक चीज़ बताओ, अभी इमेजिन करो कि आपको रिक्वायरमेंट है एक इलेक्ट्रिशियन की, क्या करोगे आप? अर्बन कंपनी, अर्बन क्लैप. ओवन क्लैप हो गया. लेकिन सबसे पहले आप मैं बता रहा हूँ क्या करोगे. आप आपका फ़ोन करोगे, उसमें इलेक्ट्रिशियन डालोगे जिसका नंबर सेव्ड है. करेक्ट. या आप क्या करोगे? इलेक्ट्रिशियन. या आप क्या करोगे? मुझे बोलोगे सागर, आपके पास कोई यस आपके उसको इलेक्ट्रिशियन है, तो यू विल बी कॉन्टैक्टिंग दैट पर्सन. क्यों? क्योंकि मेरे रेफरेंस के थ्रू आया. ये भरोसेमंद व्यक्ति है. भरोसा. तो वो जो ट्रस्ट फैक्टर है वो यही रेफरेंस से मिलता है. वो तो सही बात है, रेफरल से मिलता है. और आपको तो पता ही है 100 करोड़ के लीड्स कैसे आते हैं. वो सोशल मीडिया से थोड़ी ना आते हैं, वो तो रेफरेंस से आते हैं. वो तो रेफरल से आते हैं. ट्रस्ट, दैट्स व्हाट, दैट क्रेडिबिलिटी एंड दैट विजिबिलिटी, जो आपका ट्रस्ट है, गुडविल है इतने साल का. अच्छा सागर, अभी ये बताइए कि जो नए बच्चे आजकल सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसिंग करना बच्चे? चाहते हैं, या जो नए लोग, हो गया. बच्चे ही कहेंगे ना आजकल, तो जो है वो सब सोच रहे हैं कि Don't हम take it personal, guys. She means you are new in the real estate. new to real estate. So if they want to start their own real estate business, या they want to become an influencer like you are multitasking, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? अगर आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो बेशक बनिए, लेकिन उसके लिए आपको कंटिन्यूअस वीडियोस बनाने पड़ेंगे. कंटिन्यूअस आपको कुछ ना कुछ ऐसा डालना पड़ेगा जो एक मार्केट को इम्पैक्ट करे. इन्फ्लुएंसर का मतलब ही वो है कि जो इन्फ्लुएंस कर सके. तो आप ऐसा क्या कर रहे हो जिससे लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं. अभी जैसे कि मैं इन्फ्लुएंसर इसके लिए हूँ क्योंकि मैं लोगों को एक प्रॉपर्टीज अच्छी दिखाता हूँ जिसमें मैं इन्फ्लुएंस करता हूँ. मैं उनको रियल एस्टेट नॉलेज शेयर करता हूँ, वो इन्फ्लुएंस करता हूँ. मैं उनको कुछ भी अच्छी पॉजिटिव या नेगेटिव चीज़ होती है रियल एस्टेट के बारे में, उसके थ्रू अपडेट करता हूँ. तो दैट्स हाउ आई इन्फ्लुएंस. एंड मैं लोगों को अपने सपने पूरे करने के लिए भी इन्फ्लुएंस करता हूँ. तो दैट्स हाउ आई इन्फ्लुएंस. सो आप भी अगर इन्फ्लुएंस कर रहे हो तो आप किस चीज़ के लिए इन्फ्लुएंस कर रहे हो वो ज़्यादा ज़रूरी है. एंड I feel you can also become an influencer, but you have to be consistent enough and persistent enough and hardworking as well. Because बोलते ना दूर से ना सब चीज़ हरी दिखती है. the grass is always greener on the other side. कामयाबी सबको चाहिए, लेकिन उसके लिए मेहनत किसी को नहीं करनी. सूरज जैसा चमकना सब चाहते हैं, लेकिन सूरज जैसा जलने के लिए कोई रेडी नहीं है. अगर कामयाबी चाहिए तो अपने आप को जलाना भी पड़ेगा, तपना भी पड़ेगा, तभी आके वो कामयाबी मिलेगी. Very well said. Very well said.
सागर। तो चलिए अभी इसके बाद हम अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि व्हाट आर योर फ्यूचर गोल्स एज अ रियल्टर एंड एन इन्फ्लुएंसर, वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years आफ्टर डाउन द लाइन? अमेजिंग। सो मेरा एक ही सपना पहले भी यही था और आज भी यही है कि मैं चाहता हूँ कि हर इंसान को अपने सपनों का घर दिला सकूँ। मैं आज भी जब सुबह घर से निकलता हूँ तो मैं ये प्रार्थना करके नहीं निकलता कि मेरी इतनी डील्स हो जाए, इतनी डील्स हो जाए। मैं भगवान के सामने जाके हाथ जोड़ता हूँ कि हे ईश्वर, मुझे शक्ति देना कि जो जो इंसान को अपने सपनों का घर चाहिए उसको मैं दिलाने में सक्षम हो सकूँ। क्योंकि अगर दूसरों के सपने पूरे होंगे तो मेरा सपना तो पूरा होना ही ऑटोमेटिकली। और आज लोग जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं घर लेने में, जो हैसल्स फेस कर रहे हैं, जो उनको अपने चॉइस का घर नहीं मिलता, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, उनके करोड़ों रुपए डूब जाते हैं, वो अटक जाते हैं, उनका नुकसान हो जाता है या उनको कोई गलत सलाह दे देता है। तो आज मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा रियल एस्टेट कंसल्टेंट बन सकूँ जिसमें मेरे नीचे लाखों लोग हो जो सब लोगों की मदद कर सके उनको उनके सपनों के घर तक पहुँचाने के लिए। इमेजिन करो वो इंसान सोच रहे कि उनको ऐसा घर चाहिए और वो मुझे कॉल करे और मैं उसको बोलूँगा कि सर प्लीज़ कम एट दिस प्रॉपर्टी आफ्टर 3 hours। वो आए और एग्जैक्टली उसको उसने जो सपने में इमेजिन किया उसके चॉइस का घर वो उसके सामने लाके मैं रख दूँ। सर आप ये घर की तो बात नहीं कर रहे थे, तो यही है आपके सपनों का घर। और बोलेगा यस, मेरे को ऐसा ही घर चाहिए था जो मैं इतना टाइम से ढूंढ रहा था, जो मुझे नहीं मिला। तो मैं वो दिलाना चाहता हूँ उन लोगों को। और आई वॉन्ट टू हेल्प ईच एंड एवरी इंडिविजुअल बाय देयर ओन प्रॉपर्टी। आज कितने लोगों की शादी नहीं होती है घर के वजह से? क्यों नहीं होती? क्योंकि उसके पास एक सही कंसल्टेंट नहीं है। आज आप 10 लाख रुपए में भी घर खरीद सकते हो। कैसे खरीद सकते हो? 90% फाइनेंस। तो ये ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन इसके लिए आपके पास एक सही कंसल्टेंट होना बहुत जरूरी है। और जस्ट नॉट बिकॉज ऑफ दैट, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग पैसा बनाना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि रियल एस्टेट से भी बहुत पैसे करोड़ों बनाए जा सकते हैं। अभी इमेजिन करिए आपको रियल एस्टेट से करोड़पति बनना है, तो बन सकते हो आप। कैसे बन सकते हो? आज अगर आप कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी बुक करते हो, ये है आपकी प्रॉपर्टी, ये आपने बुक की, ये अभी तक बना नहीं है, ये अभी ऐसा है, ये आपने बुक की प्रॉपर्टी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ये आपने बुक की, जब तक ये बिल्डिंग रेडी हो जाएगा तब तक इसकी वैल्यूएशन हो गई 3 करोड़। कितना परसेंट अप्रिसिएशन हुआ? 50%। आपका 2 साल में 50% का मुनाफा। स्टॉक मार्केट्स वाले बुरा मत मानना, ज्वेलर्स बुरा मत मानना, लेकिन ये रिटर्न्स उसमें भी मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है जो आपको रियल एस्टेट में मिलता है। और रियल एस्टेट इज एन एसेट जो कभी चोरी नहीं किया जा सकता। ओके और वो एक ऐसा एसेट है जो कभी गिरता भी नहीं है, जो टूटता भी नहीं है। वो बोलते हैं ना लोग रियल एस्टेट क्रैश होने वाला है, कभी क्रैश नहीं हुआ। मैं तो 12 साल से आज तक क्रैश होते हुए मैंने नहीं देखा, नहीं वो पुराने टाइम में नहीं देखा। वो क्रैश होना है, वो खाली एक इल्यूजन है। रियल एस्टेट क्रैश नहीं हो सकता क्योंकि डिमांड इज ऑलवेज देयर फॉर रियल एस्टेट। हाउस कम्स इन द बेसिक नेसेसिटी। लोग सोने के बिना रह पाएंगे लेकिन सोने के बिना नहीं रह पाएंगे। इट्स अ डीप थिंग। और स्टॉक मार्केट्स के बिना, शेयर्स के बिना आप रह सकते हो, राइट, लेकिन घर के बिना सोओगे कहाँ? घर के बिना अपने बच्चों को कहाँ पे रखोगे? घर के बिना अपने फैमिली को कहाँ पे रखोगे? तो वही चीज है, घर इज अ बेसिक नेसेसिटी ऑफ एवरीवन। सो डिमांड इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर फॉर अ प्रॉपर्टी। तो अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको रिटर्न्स मिलना ही है। बस सिर्फ फर्क ये है कि 2 टाइप के घर होते हैं, एक होता है इन्वेस्टिंग हाउस और एक होता है फर्स्ट होम हाउस। गलती ये कर देते हैं इन्वेस्टर लोग, वो लोग फर्स्ट होम हाउस में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। और आज जब अगर मैं जू पे देखने जाऊँ तो 10 करोड़ का भी एक 3 BHK, 15 करोड़ का भी 3 BHK और 5 करोड़ में भी 3 BHK मिलता है। आप लोग सुन के शॉक तो करेंगे ना गाइस कि 5 करोड़ में जू पे 3 BHK? असंभव नहीं, संभव है। तो इन्वेस्टर्स लोग क्या गलती करते हैं? 10 करोड़ या 15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जिसमें उनको वो रिटर्न्स या इनको प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन नहीं मिलता। तो मैं अगर आपको 5 करोड़ का घर दिलाऊं तो वो 5 करोड़ की प्रॉपर्टी जब तक रेडी होगी तब तक उसका वैल्यूएशन हो चुका होगा 10 करोड़, जिसमें आपका 50% प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन हुआ। अभी उसका आपको रेंट मिलेगा तकरीबन 4 से 5 लाख रुपया महीना, यानी कि 12 महीने का 60 लाख रुपया रेंट हो गया। तो अगर 5 करोड़ रुपया डाल के
आपको 60 लाख रुपए रेंट मिल रहा है, वो कितना हो गया? क्लोज टू 10% रेंटल इनकम। बैंक की एफडी आपको कितना देती है? 7%। 6% देती है। 7% हो तो पापा चार्टा को सीनियर सिटीजन को, तो वो परसेंट और प्लस वो जो पैसा रहता है वो तो गायब होता रहता है। यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन भी मिला और प्लस एक रेंटल इनकम भी मिली, दोनों कंबाइन होकर आरओआई में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो आपको रिटर्न्स मिले। सो दैट्स द बेस्ट थिंग। इट इज़, मगर इट्स ईजियर सेड देन डन, मगर बहुत लोगों के पैसे भी अटक जाते हैं, बिल्डर्स प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन करते नहीं हैं। Yes. लोग आते हैं बोलते हैं तो अभी भी सेम चीज है। हाँ। मैक्सिमम लोग जो लोग फंसे हैं प्रॉपर्टीज में, उनसे मेरी बात हुई, बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने उस जगह पे इन्वेस्ट किया जो जिसका कोई फैमिली रिलेशन वाला या जिसका कोई दोस्त प्रॉपर्टी बना रहा था। ओके। आज मेरे को भरोसा है, लेकिन अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। भरोसे और अंधविश्वास में फर्क है। आज मैं करोड़ों रुपए लगा रहा हूँ, एक इंसान जो प्रॉपर्टी खरीदता है, उन्होंने जो पैसे कमाए 40-50 लाख रुपए, वो तो वो लगाने वाला है। उसके अलावा वो 2 करोड़ का 3 करोड़ का लोन भी लेने वाला है, जो उन्होंने कमाया नहीं भी है, और वो पैसा वो लगाने वाले हैं उसमें। वो पैसा लगाने के बाद आपका ईएमआई स्टार्ट हो गया, अभी पता चला वो बिल्डिंग अटक गई। क्यों? गलती किसकी है? मेरी गलती है? नहीं, गलती आपकी है। क्यों? क्योंकि आपने प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नहीं रखा। दूसरी गलती, अंधविश्वास, भरोसा कर लिया आपने। भाई भरोसा करो, बात बराबर है, लेकिन क्या आपने उसका रेरा चेक किया? क्या आपने उसके लिटिगेशन चेक किए? क्या आपने चेक किया उसका जो फ्लोर पे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो उसका सीसी आया है नहीं आया? क्या आपने उसके पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड चेक किए वो डेवलपर के? अभी आज के डेट में तो कोई भी इंसान बिल्डर बन रहा है। जो इंसान खिलौने की दुकान बेच रहा है, खिलौने दुकान बेचते हुए एक साड़ी वाला बिल्डर बन गया। इनफैक्ट ये भी शौक हो जाओगे सुन के, कबाड़ी वाला बिल्डर बन गया। अभी जिस इंसान को बिल्डिंग बनाने का एक्सपीरियंस नहीं है, वो कैसी क्वालिटी की बिल्डिंग बनाएगा, वो कैसे टाइप का कंस्ट्रक्शन बनाएगा, और उसका लाइजनिंग कैसा रहेगा, वो परमिशंस भी नहीं ला पाएगा। और अगर उसने परमिशंस नहीं लाए, वो बोलेगा अरे छोड़ना है, परमिशन गया 3 लेना है, बड़ा डरते। ऐसे ही बना दिया। अभी जैसे कि विले पार्क में अंधेरी एरिया है, अंधेरी टू बैंड्रा जो एरिया है, वो आता है फ्लाई जोन में। तो फ्लाई जोन में आपके पास लिमिट है कि आपको इतने मीटर का बिल्डिंग बनाना है। तो अगर आपने उससे ज्यादा बना दिया तो आपको ओसी नहीं मिलेगा, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। देयर आर मोर देन 30 टाइप्स ऑफ लाइसेंसेस व्हिच आर रिक्वायर्ड टू गेट एन ओसी, यानी कि सीएफओ का लाइसेंस चाहिए, चीफ फायर ऑफिसर का ये एनओसी चाहिए रहता है, फिर वाटर डिपार्टमेंट, सुएज डिपार्टमेंट, ड्रेनेज डिपार्टमेंट, फायर एविएशन डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट से आपको एनओसी चाहिए रहता है। तब जाके वो सबमिट करने के बाद आपको ओसी मिलता है। तो ओसी अगर आप नहीं ला पाए तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन ऑलरेडी 40% डाउन हो गई। अगर आपने प्रॉपर्टी 3 करोड़ की खरीदी, अगर जो बिल्डिंग का ओसी नहीं आया तो 3 करोड़ का 4 करोड़ तो दूर की बात है, 2 करोड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बिल्डिंग में ओसी नहीं है। एंड हैविंग स्टेइंग इन अ बिल्डिंग विदाउट एन ओसी इज इलीगल, क्योंकि गवर्नमेंट आपको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं दे रही है, यानी कि परमिशंस नहीं दे रही है। उसमें लाइट, पानी, बिजली कभी भी कट सकता है। तो यही चीज है कि यही वो गलती करते हैं। तो इसके लिए ऑलवेज कीप अ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एंड डू योर वेरिफिकेशन। इनफैक्ट आपने लॉयर भी रखना है, प्रॉपर्टी का बैकग्राउंड सर्च, टाइटल सर्च सब करने के लिए। उसके बाद ही कोई डिसीजन पे लाए, क्योंकि पैसा आपको कमाने में बहुत मेहनत लगेगा। इसको ऐसे ही उसको बोलते ना, जैसे वो हवन चल रहा है ना, उसको होम बट स्वाहा मत कर दीजिए। तो यूज योर मनी वाइजली एंड हायर वाइज पीपल। Hire wise people like Sagar Vaswat, एंड Visawadia and Kruti Agarwal. Yes. So हम आपसे फिर मिलेंगे। सागर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दीज इनसाइट्स एंड फॉर योर टाइम। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं उन्हें काफ़ी कुछ नॉलेज मिली होगी। और भी अगर आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो सागर विसावाड़िया या कृति अग्रवाल हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वी आर फॉलो करना मत भूलिएगा, रियल एस्टेट एजेंट्स। Yes. हमें फॉलो करना मत भूलिएगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, LinkedIn, YouTube, LinkedIn. Yes. Thank you. Keep following us. Keep following We'll see you us. soon. Yes. Thank you.